हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लाइट इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे टॉपिक क्लोनिंग वेक्टर्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन PBR 322, सिलेक्टेबल मार्कर्स एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। पिछले साल के पेपर्स को एनालाइज करने पे हम देखते हैं कि एवरी ईयर इन सब टॉपिक्स से 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल एंड लेट्स स्टार्ट विद दीज टॉपिक्स। क्लोनिंग वेक्टर्स, इन्हें हम व्हीकल डीएनए और कैरियर डीएनए भी कहते हैं। व्हीकल डीएनए में से देखिए वर्ड से एक स्पेसिफिक हो जाता है कि ये डीएनए के लिए, फॉरेन डीएनए के लिए एक व्हीकल का काम करता है। अब आप इस एग्जांपल को देखिए, जैसे ये एक वेक्टर है प्लाज्मिड, इसने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया जो कि एंडोन्यूक्लियस से काट के लाया गया है। अब इसने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर लिया, अब ये बन गया एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होस्ट सेल इकोलाई के अंदर जाता है, ये देखिए, और अंदर जाके ये सेल्फ रेप्लिकेट करके इसकी कॉपीज बनाता है। तो इसलिए इस प्लाज्मिड को, जो कि अपने अंदर एक फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करके होस्ट के अंदर ले जा सकता है और अपनी कॉपीज बना सकता है, तो ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं वेक्टर। इसलिए इसको डिफाइन किया जाता है डीएनए मॉलिक्यूल्स विच can carry the desired gene of interest into the host cell, जो host cell के अंदर अपना desired gene of interest ले जा सकते हैं and replicate within the host to make copies। तो इस प्लाज्मिड ने जिस तरह से एक फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया, होस्ट में ले गया और उसकी कॉपीज बनाया, तो इसलिए ये प्लाज्मिड विल एक्ट एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर द फॉरेन डीएनए in a host where it can replicate and make the copies of the foreign gene. So this was all about cloning vectors. अब हम देखते हैं types of vectors. इनमें सबसे पहला और यूजफुल वेक्टर जो है वो है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स जो होते हैं इनके बारे में डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि इनके लिए ये इंसर्ट जो ले जा सकते हैं होस्ट में, दैट इज अराउंड 15 kb तक का फॉरेन डीएनए ये अपने में इंसर्ट करके होस्ट में रेप्लिकेट करा सकते हैं। नेक्स्ट इज बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया। वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल λ1 फेज, ये क्या करते हैं? 23 kb तक का इंसर्ट आपका रिकॉम्बिनेंट बना के अंदर ले जा सकते हैं होस्ट में। नेक्स्ट इज कॉस्मिड। कॉस्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड्स हैविंग फेज लैम्डा कॉस साइट्स। जो फेज लैम्डा होता है उसके दोनों एंड्स पे कॉस साइट्स होती हैं। ये जो कॉस साइट्स होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं बैक्टीरियोफेज की पैकेजिंग, जो बाहर का एनवलप फॉर्मेशन होता है होस्ट के अंदर, उसके लिए। तो ये पैकेजिंग साइट्स जो होती हैं, इसका जीन जब प्लाज्मिड से कंबाइन हो जाता है तो उसे हम कॉस्मिड कहते हैं। तो ऐसे जो कॉस्मिड्स होते हैं ये बैक्टीरियोफेज की तरह ही एनवलप होके बाहर आ सकते हैं। इनका इंसर्ट साइज होता है 45 kb तक। फेजमिड्स में डिफरेंस क्या है? इसमें फेज डीएनए F1 कंबाइन करता है प्लाज्मिड से, सिर्फ कॉस साइट नहीं कंबाइन करती। फेज डीएनए का पूरा F1 वाले फेज डीएनए का डीएनए कंबाइन करता है प्लाज्मिड से। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये डीएनए सेगमेंट्स जो होंगे बिगर देन 100 kb उनको इंसर्ट कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स जो है तो वो 350 kb तक का इंसर्ट ले सकते हैं, वाइल यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स 1 मेगा बेस पेयर, दैट इज 10⁶ बेस पेयर्स तक इंसर्ट कर सकते हैं। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट यूटिलिटी होती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, जब बड़े बड़े डीएनए सीक्वेंसेस को हमको सीक्वेंसिंग के लिए ले जाना होता है, तो ये वाले वेक्टर्स आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर्स फॉर प्लांट्स। वेक्टर्स फॉर प्लांट्स में होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस में पाया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस एक पैथोजन है जो डाइकॉट प्लांट्स में इन्फेक्शन डालता है और क्राउन गॉल नाम की एक डिजीज करता है। अब क्या किया गया है कि इसका जो वायरुलेंस पार्ट है जिसकी वजह से डिजीज हो जाती है उसको डिलीट कर दिया गया है, और फिर इस टीआई प्लाज्मिड को हम लोग यूज करते हैं एज अ वेक्टर। टीआई प्लाज्मिड में एक टी डीएनए पार्ट होता है, उसमें डीएनए को इंसर्ट कर दिया जाता है, और ये क्योंकि नेचुरली अकरिंग है ये बैक्टीरिया वेक्टर की तरह इसका प्लाज्मिड,
तो ये आराम से आपका डाइकॉट प्लांट्स में जाता है और आपके इंटरेस्ट का जीन उसमें पहुंचा देता है उनके जीनोम में। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोजॉन्स और जंपिंग जीन्स। ट्रांसपोजॉन्स होते हैं डीएनए सीक्वेंसेस जो आपके जीनोम में एक जगह से दूसरी जगह आपस में चेंज करते हैं अपनी प्लेस को, इसीलिए इन्हें जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं और क्या इनके इंसर्ट साइज का वो है यूज़, कि सबसे छोटे इंसर्ट्स प्लाज्मिड के थ्रू जाएंगे, बड़े इंसर्ट्स के लिए आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स यूज़ होते हैं। अब जो हमारे सिलेबस में है वेक्टर वो है प्लाज्मिड्स। इसको हम डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। प्लाज्मिड्स वर डिस्कवर्ड बाय विलियम हेज एंड जे लिडरबर्ग इन 1952। हेज एंड लिडरबर्ग इन 1952। फिर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मीन्स जो आपके एक बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होगा, जीनोम होगा, उसके अलावा ये अलग से होते हैं, उसमें इंसर्टेड नहीं होते हैं। इनका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। दूसरा क्या होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं, मतलब इनका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। ये अपनी रेगुलेशन, उसके रेगुलेशन में ये अपना रेप्लिकेशन करते हैं। इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि आपका बैक्टीरिया का जीनोम ने रेप्लिकेशन शुरू किया है कि नहीं किया है। कभी कभी बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन नहीं हो रहा होता, लेकिन ये रेप्लिकेट करते रहते हैं, तो एक ही बैक्टीरिया में इनकी कई कॉपीज़ मिल जाती हैं। नेक्स्ट खास बात होती है इनकी, दे आर सर्कुलर, दे आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स नेचुरली अकरिंग इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में नेचुरली भी पाए जाते हैं। नॉन एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डिवीजन। ये बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है, मतलब बैक्टीरिया इनके बिना भी अपने ग्रोथ और डिवीजन और सर्वाइवल कर सकता है। ये बैक्टीरिया को ये ऐसे गुण दे देते हैं जिससे उसमें रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स और टॉक्सिन्स आती है। एक बैक्टीरिया में खुद ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट कर सके, लेकिन क्योंकि प्लाज्मिड में ये जीन्स होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के, तो जब कोई बैक्टीरिया प्लाज्मिड को कैरी करेगा जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन होंगे, तो इस सेल में भी, होस्ट सेल में भी हमारे यही प्रॉपर्टी आ जाएगी कि ये उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगी इसमें। मतलब द प्लाज्मिड कन्फर्स ट्रेट्स लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स और टॉक्सिन्स टू द सेल, टू द बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट है, सम प्लाज्मिड्स में हैव ओनली 1 to 2 कॉपीज पर सेल, सम में है 15 to 100 और मोर कॉपीज पर सेल। अब नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स हैव बीन मॉडिफाइड एज वेक्टर्स इन लेबोरेटरीज। नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स हैं, अब उनमें थोड़ी सी इंजीनियरिंग कर दी गई है जिससे ये वेक्टर्स बन गए हैं और इनको लेबोरेटरीज में यूज किया जा रहा है। द इंजीनियर्ड वेक्टर्स हेल्प इन ईजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। जो हमारे ये जो वेक्टर्स हैं जिन्हें इंजीनियर करके बनाया गया है, ये फॉरेन डीएनए इनमें लिंक हो सकता है आसानी से, और ये हेल्प करते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन में। रिकॉम्बिनेंट क्या होंगे, ऐसे वेक्टर्स जिनमें वो आपका फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ है, रिकम्बाइन हुआ है, मतलब कॉम्बिनेशन हुआ है दो डीएनए का, प्लाज्मिड का और फॉरेन डीएनए का। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब प्लाज्मिड डीएनए, सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए ही रह गया है, वेक्टर डीएनए, उसमें कोई बाहर का जीन इंसर्ट नहीं हुआ है। तो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफ्रेंशिएट करके सिलेक्शन करने में भी ये हेल्प करते हैं वेक्टर्स, प्लाज्मिड वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, वो होती है हमारी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। ये स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे डीएनए को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे कट करते हैं। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनको अगर सेम पोलैरिटी पे रीड किया जाए तो वो सेम पढ़ते हैं, जैसे GAATTC, और जब हम इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे पढ़ेंगे तब भी आएगा GAATTC। जैसे मलयालम वर्ड होता है, उसको आप इधर से, आप चाहे राइट हैंड से पढ़िए चाहे लेफ्ट हैंड साइड से पढ़िए, वो सेम ही पढ़ा जाता है। तो इनका काम होता है टू रिकॉग्नाइज एंड कट डीएनए एट स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ये फर्स्ट आइसोलेट हुए थे HindII, जो फर्स्ट आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था उसको हम HindII के नाम से जानते हैं। HindII इसके बाद में प्रेजेंट इन बैक्टीरिया फॉर डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियोफेजेस। ये बैक्टीरिया में नेचुरली पाए जाते थे ताकि वो बैक्टीरियोफेजेस से अपनी रक्षा कर सके।
अब बैक्टीरियोफेजेस का जब डीएनए एंटर करता था तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते थे ये उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे कट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता था। सो दीज वर फॉर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया। ये दो टाइप के तरह के कट बनाता है, एक में स्टिकी एंड्स बनते हैं, एक में ब्लंट एंड्स बनते हैं। स्टिकी एंड्स में क्या होता है, अब जैसे ये इको R1 का हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें ये क्या करेगा, फर्स्ट G एंड A के बीच में कट करेगा और इधर फर्स्ट G और A के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे कट करेगा। तो जब ये कट करता है तो देखिए ये थोड़े से बेसेस, 4 बेसेस के हमारा ये आगे की ओर फ्लैंकिंग सीक्वेंस बन जाता है, 5 बेसेस का फ्लैंकिंग सीक्वेंस जो आगे की ओर निकला हुआ होता है, जो एक स्ट्रैंड पे होगा लेकिन दूसरे स्ट्रैंड पे नहीं होगा। और अगर ये ब्लंट एंड्स बनता है तो ये देखिए एग्जाम्पल है AGT ACT, इसमें क्या होता है, ये T और A के बीच में यहाँ पे कट करता है, दोनों स्ट्रैंड्स पे सेम जगह पे कट करता है। तो हमारे दोनों ओर पे बराबर बराबर बेसेस आएंगे, 3-3 बेसेस के बराबर कट आएंगे, इन्हें कहते हैं ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड्स के एग्जाम्पल है LU1, SMA1, HAE3 और SCA1। इसको याद कैसे करेंगे, ऑल स्माइल्ड इन हाई स्कूल। तो ये थे हमारे ब्लंट एंड्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। अब हमारे देखना है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैसे एक्शन करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। इसमें क्या करते हैं, पहले वेक्टर डीएनए को भी सेम रेस्ट्रिक्शन साइट पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, ऐसे ही जो फॉरेन डीएनए था उसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे ही हमने कट किया। इसके बाद में दोनों में देखिए स्टिकी एंड्स बन गए, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, देखिए TTAA AATT, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब यहाँ पे एक एंजाइम एक्शन में आता है जिसका नाम होता है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, लाइगेज हमारा एंजाइम जो है वो आपके इन दोनों स्टिकी एंड्स को जोड़ने का काम करता है। तो याद रखिए फॉर लिंकिंग जो एंजाइम यूज होता है दैट इज लाइगेज एंजाइम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। तो इस तरह से फिर ये ज्वाइन करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 सोर्सेस के डीएनए हमारे हैं, एक हमारा वेक्टर का डीएनए है और एक हमारा फॉरेन डीएनए है। तो ये था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के बारे में। अब इस टॉपिक में हम एक टॉपिक और बार बार यूज करेंगे, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है, किसी जीन के इंसर्ट होने से किसी प्रॉपर्टी का इनएक्टिवेट हो जाना। मतलब किसी डीएनए में कोई एक जीन जब हमने इंसर्ट किया तो वो जो प्रॉपर्टी थी उस ओरिजिनल डीएनए की वो इनएक्टिवेट हो जाती है। अब देखिए ये जैसे एक वेक्टर था, उसमें एक सेलेक्टेबल मार्कर का जीन था, ये ब्राउन कलर का। अब हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज की मदद से एक एलियन डीएनए यानी फॉरेन डीएनए को इसमें यहाँ पे कट लगा के इंसर्ट कर दिया। अब मान लीजिए ये जो सिलेक्टेबल मार्कर था ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए था, तो जब तक ये पूरा इंटैक्ट था तब तक तो इसमें ये जीन था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का इंटैक्ट। जब फॉरेन डीएनए आ गया इसमें इंसर्ट हो गया तो अब ये जो सिलेक्टेबल मार्कर का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन था ये डिसरप्ट हो गया। तो अब ये जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन से बना है इसमें आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं रहेगी, तो हम इसको कहेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ड्यू टू फॉरेन डीएनए। एक बार फिर से समझते हैं, ये आपका एक सेलेक्टेबल मार्कर था, मान लीजिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का था। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का आपका ये सिलेक्टेबल मार्कर था, यानी जब तक ये इस फॉर्म में वेक्टर में रहेगा तब तक आपका सेल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस शो करेगा। लेकिन जब इस जीन में आपके रेस्ट्रिक्शन साइट पे कट लगने से ये फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो जाता है तो आपका ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन था ये डिस्टर्ब हो गया। अब इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं बची। तो क्यों नहीं बची, क्योंकि किसी चीज के फॉरेन डीएनए के इंसर्ट होने की वजह से इनएक्टिवेशन हुआ है उस प्रॉपर्टी का। तो इसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। किसी भी जीन के इंसर्ट होने से जो आपके वेक्टर के एक सेलेक्टेबल मार्कर की प्रॉपर्टी थी जब वो डिस्टर्ब हो जाए, अब वो ना बचे, इनएक्टिवेट हो जाए, तो हम उसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब हम देखेंगे PBR322, ये आपके सिलेबस में है। ये फर्स्ट आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड वेक्टर है, मतलब इसे
पहली बार जो एक आपका वेक्टर बनाया गया था लेबोरेटरी में, ये पहला आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड वेक्टर है। इसका साइज होता है अराउंड 4362 बेस पेयर्स, बहुत छोटा साइज है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे है? P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B एंड R स्टैंड्स फॉर, जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, दो साइंटिस्ट, बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स। 322 नंबर है। एक प्लाज्मिड तो इंजीनियर होता नहीं है, कई प्लाज्मिड इंजीनियर होते रहते हैं। तो लेबोरेटरी में जो आपके इंजीनियरिंग चल रही है, आपके इंजीनियरिंग से कई प्लाज्मिड जो बन रहे हैं, उसमें इसका कौन सा नंबर था, ये कब किस नंबर पे इसको डिज़ाइन किया गया है, तो वो जो नंबर होता है वो होता है इसके आगे वाला पार्ट, यानी 322 नंबर का ये PBr का प्लाज्मिड है। अब इसको अगर हम देखें स्ट्रक्चर, इसमें एक ओरिजिन होता है, ओरी, एक होता है ROP। ROP ऐसी प्रोटीन्स को कोड करता है जो रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर ओरी जो है वो इसके सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है, पूरा इसी से कंट्रोल होगा कि कब रेप्लिकेट करना है और कितनी कॉपी में रेप्लिकेट करना है। जो आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है, इसमें आपकी दो क्लोनिंग साइट्स या रिकॉग्निशन साइट्स होती है, एक होती है PST1 और एक होती है PVU1। ऐसा ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जो जीन है, उसके अंदर भी दो क्लोनिंग साइट्स हैं, BAMH1 और SAL1। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में दो है, PST1 एंड PVU1, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में भी दो है, SAL1 और BAMH1। तो PBr 322, साइज इज 4362 बेस पेयर्स, P फॉर प्लाज्मिड, B and R stands for Bolivar and Rodrigues. 322 is the number given to distinguish from other developed in the same laboratory. नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इन अ वेक्टर। वेक्टर में क्लोनिंग के लिए क्या क्या फीचर्स होने ज़रूरी होते हैं। सबसे पहली चीज होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? इट इज़ द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स इन अ वेक्टर। किसी वेक्टर में रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। टू गेट मेनी कॉपीज DNA शुड बी लिंक टू अ प्लाज्मिड विद ओरिजिन सपोर्टिंग हाई कॉपी नंबर। अगर आपको ज़्यादा कॉपी नंबर चाहिए, आपकी कॉपी नंबर हाई चाहिए, तो ऐसे वेक्टर में डालना चाहिए जिसमें ओरिजिन हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है। सो कॉपी नंबर डिपेंड्स ऑन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर्स। सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? ऐसे जीन्स होते हैं दैट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं? ऐसे होस्ट सेल जिनके अंदर बाहर से DNA आया है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे? ऐसे होस्ट सेल जिनमें बाहर से वेक्टर आया है। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो होंगे जिसमें आपका वेक्टर ही एंटर नहीं कर पाया है। तो जो ई कोलाई विद वेक्टर होते हैं और ई कोलाई जिसमें वेक्टर एंटर नहीं कर पाया है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करने में ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन आर कंसिडर्ड सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई। ई कोलाई के लिए एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन ऐसे सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, क्योंकि ई कोलाई में अपने जीनोम में इनके लिए रेजिस्टेंस जीन नहीं होते हैं। तो ई कोलाई में अगर खुद के रेजिस्टेंस जीन नहीं है, तो जब ऐसा वेक्टर आएगा जिसमें ये जीन्स होंगे, तब वो ई कोलाई में भी ये प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, क्योंकि ई कोलाई में वो प्लाज्मिड आ गया है। नेक्स्ट, क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स को हम रिकॉग्निशन साइट्स भी कहते हैं। ये रिकॉग्निशन साइट्स किसके लिए होती है? रिकॉग्निशन साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस शुड बी प्रिफरेबली सिंगल फॉर 1 RE। मतलब अब जैसे आप देखिए ना, PBr में 322 में इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट होती है, लेकिन अगर मान लीजिए इको R1 की एक से ज़्यादा साइट हो जाएंगी, तो जब आप इको R1 डालेंगे तो आपका क्या होगा? प्लाज्मिड जो है वो कई जगह से वेक्टर कट जाएगा। अब इतनी सारी जगह से कट जाएगा अगर वेक्टर, तो कहाँ इंसर्ट हो रहा है ये सब पता करना बहुत मेसी हो जाएगा। तो अधिकतर ज़्यादा साइट्स हो, ज़्यादा टाइप के एंजाइम्स की साइट होनी चाहिए, मगर एक एंजाइम की एक से ज़्यादा साइट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है BAMH1 का। BAMH1 बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस इस बैक्टीरिया से निकाला गया था। स्ट्रेन का नाम था H स्ट्रेन और पहला था इस स्ट्रेन से निकाला हुआ, इसलिए 1 था।
हमने इसके नॉमेनक्लेचर में देखा है कि फर्स्ट जो होता है वो जीनस बताता है बैक्टीरिया के, अगले दो जो होते हैं वो स्पीशीज बताते हैं, अगला जो होता है वो स्ट्रेन बताता है, और उसके बाद वाला उसका नंबर सीक्वेंस बताता है। ये BAM-H1 PBr322 में हमने देखा था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में होता है, और इसकी रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, GGA-TCC, GGA-TCC, और ये G और G के बीच में कट लगाता है, दोनों स्ट्रैंड्स पे G और G के बीच में कट लगाता है। अब इसमें आपको जो याद करने वाली चीज़ है वो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में कौन सी दो साइट्स होती हैं और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में कौन सी दो साइट्स होती हैं। क्योंकि मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन बना दिया जाए कि PVU से कट किया गया, तो आपको पता होना चाहिए PVU से अगर कट किया है तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का होगा, क्योंकि यहाँ पे कट लग गया तो अब जो रेजिस्टेंस का जीन था वो आपका डिस्टर्ब हो गया। और अगर कहा जाए BAM-H1 या SAL1 से किया तो आपको पता होना चाहिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया गया है। अब ये चारों याद करने के लिए एक निमोनिक्स हमने बनाया है, अमर पूर्व पश्चिम चल के तिवारी भाई साहब के घर आया। अमर पूर्व पश्चिम चल के तिवारी भाई साहब के घर गया। ब्लंट टेंस के लिए हमने याद ही किया था ऑल स्माइल्ड इन हाई स्कूल। तो क्लोनिंग साइट्स में क्या याद करने की बात होती है कि ज़्यादा टाइप की क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, लेकिन एक टाइप के आर की एक ही होनी चाहिए, वरना कई जगह से कट लग जाएगा अगर हम वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे। और निमोनिक्स क्या बना PBr322 के लिए, अमर पूर्व पश्चिम चल के तिवारी भाई साहब के घर गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट। जब ये सब क्लियर होगा तभी आगे आपको स्क्रीनिंग समझ में आएगी। देखिए ये एक था हमारा वेक्टर में और आपका एक फॉरेन DNA था, दोनों में एक सेम एंडोन्यूक्लियस से हमने कट लगाया, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज की मदद से इस आपने फॉरेन DNA को इस वेक्टर में आपने इंसर्ट करा दिया। अब ये जो वेक्टर है इसमें दो टाइप के DNA हो गए, एक आपका ये फॉरेन DNA हो गया और ये आपका वेक्टर का ओरिजिनल DNA। दो टाइप के DNA है तो इसलिए हम इसको रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट। अब हमने ई कोलाई में इसको वो प्रोवाइड कराया, ई कोलाई को, इस वेक्टर को। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक एक चम्मच आपने सब सारे ई कोलाई पर डाल दिया, भाई सबने ले लिया, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 3। कुछ ई कोलाई सेल्स होंगी जिसमें ना वेक्टर, प्लेन वेक्टर आया होगा, ना रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आया होगा। इनमें बाहर का कोई भी DNA नहीं आया है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स में ना प्लेन वेक्टर आता है ना रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आता है। अब ये प्लेन वेक्टर कैसे बचा रह सकता है, मान लीजिए आपने इसमें जब ट्रीटमेंट हुआ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का तो स्टिकी एंड्स बने, लेकिन जब तक आपका फॉरेन DNA उस स्टिकी एंड्स में जाके इंसर्ट होता तब तक वेक्टर अपने आप में ही वापस सर्कुलराइज हो गया, मतलब अपने आप में ही उसने अपने स्टिकी एंड्स को फिर से कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग कर ली, तो वेक्टर वापस बंद हो जाता है और आपकी एंट्री नहीं हो पाती है फॉरेन DNA की। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि सिर्फ वेक्टर भी बचे और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी बचे। तो जब कोई भी ना वेक्टर ना रिकॉम्बिनेंट वेक्टर एंट्री करता है तो उसे हम कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। और जब वेक्टर या रिकॉम्बिनेंट दोनों में से कोई भी चला जाता है तो वो होगा ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब ट्रांसफॉर्मेंट्स में जब प्लेन वेक्टर गया जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का उसका अपना DNA, उसे हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जब ऐसा वेक्टर गया जिसमें आपका फॉरेन DNA भी था तो आप उसको क्या कहेंगे, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल अंदर गया तो इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स मीन्स आपका वेक्टर नहीं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर एंट्री किया सेल में, और ट्रांसफॉर्मेंट मीन्स चाहे वेक्टर एंट्री किया हो चाहे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर एंट्री किया हो तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। अब ट्रांसफॉर्मेंट्स में क्या होते हैं, दो टाइप के, नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसमें प्लेन वेक्टर गया हो, बिना रिकॉम्बिनेशन वाला वेक्टर गया हो, कोई फॉरेन DNA नहीं है, उसको कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जिसमें फॉरेन DNA वाला वेक्टर जाएगा उसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट। तो ये 3 टर्म क्लियर होने चाहिए, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अभी देखा ही था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज की मदद से जब हम इसमें फॉरेन DNA डालेंगे
तो आपका जो भी प्रॉपर्टी होगी सिलेक्टेबल मार्कर की वो इनएक्टिवेट हो जाएगी। यही हमारा प्रिंसिपल होगा यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए, इसलिए ये फिर से एक बार लाए थे। अब सिलेक्शन बाय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो आपका फॉरेन डीएनए डाला है वो हमने डाला है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में डाला है, इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं होंगे जो रिकॉम्बिनेंट होंगे। मतलब अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट आके एंट्री कर चुका है, जैसे मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, इसमें आपका रिकॉम्बिनेंट एंट्री कर गया, तो अब क्या होगा, इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस बचेगा ही नहीं। तो ऐसे जो सेल्स होंगे इकोलाई के जिनमें रिकॉम्बिनेंट टाइप का जाएगा वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं होंगे। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का। एगर में एम्पिसिलिन डाल दिया, अब एम्पिसिलिन डाल दिया है तो जिसमें वेक्टर पहुंचा होगा, जिसमें हमारा क्लोनिंग वेक्टर PBR322 पहुंचा होगा, जिन सेल्स में सिर्फ वही ग्रो कर सकते हैं, और जिसमें वेक्टर पहुंचा होगा वो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट होंगे। तो ट्रांसफॉर्मेंट विद सेल्स विद वेक्टर, ऐसों की कॉलोनी, ऐसे सेल्स की कॉलोनी देखी जाएगी। यानी ये जो सेल्स की कॉलोनी दिख रही है एगर प्लस एम्पिसिलिन में, ये ट्रांसफॉर्मेंट है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में क्योंकि वेक्टर गया ही नहीं, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट का जीन ही नहीं गया, तो एम्पिसिलिन को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो एगर में एम्पिसिलिन डाल के जो हमने मास्टर प्लेट बनाई, तो उसमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स ग्रो किए। फिर इन ट्रांसफॉर्मेंट सेल को एक वुडन ब्लॉक के ऊपर वेलवेट लगा के हमने थोड़ी सी कॉलोनीज इसके ऊपर एक रेप्लिका प्लेटिंग बनाई, बिल्कुल इसी के ऊपर रखा और उसको उठा के एक नई प्लेट पे डाला जिसमें एगर और टेट्रासाइक्लिन था। अब ये हमने जब इसके ऊपर रखा तो यहाँ पे ये बिल्कुल उसी क्रम में कॉलोनी आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट प्लेटिंग होती है यहाँ पे। जैसे अगर वो सीधी लाइन में जो कॉलोनीज है वो वैसी सीधी लाइन में यहाँ पे भी ग्रो करेंगी। अब क्या हुआ, एगर प्लस टेट्रासाइक्लिन अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, जो इसमें ग्रो करेंगे टेट्रासाइक्लिन में, उनमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन सही है, उसमें कोई इंसर्शन नहीं हुआ है। मतलब टेट्रासाइक्लिन में जिसमें इंसर्शन नहीं हुआ है, टेट्रासाइक्लिन का जीन भी बिल्कुल इंटैक्ट है। इंटैक्ट किस में होगा, जिसमें फॉरेन डीएनए एंटर नहीं किया है। यानी जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो बिल्कुल वैसा ही शो करेंगे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जैसा कि ओरिजिनल आपका वेक्टर शो करता है। ओरिजिनल वेक्टर में क्या देखा था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी होता है। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कुछ बाहर का उसमें फॉरेन डीएनए आया ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन में भी रेजिस्टेंस शो करेंगे और ग्रो करेंगे। अब यहाँ से अगर हम मास्टर प्लेट से इसको कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि 3 आपकी बैक्टीरियल कॉलोनीज गायब हैं। एक आपकी ये कॉलोनी गायब है, एक ये कॉलोनी नहीं है और एक ये कॉलोनी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये एम्पिसिलिन में तो रेजिस्टेंट थी लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इनमें नहीं बची थी। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं बची थी मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का इनएक्टिवेशन हो गया था। इनएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि अब उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं बची थी, इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट जीन में आपका फॉरेन डीएनए आके इंसर्ट हो गया था। जो ये वाली कंडीशन होगी ना, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में फॉरेन डीएनए इंसर्टेड होगा, ऐसी कॉलोनीज टेट्रासाइक्लिन मीडियम में शो नहीं होंगी। तो इससे हम बैक देख के पता कर लेंगे कि कौन कौन सी, फिर हमको इसमें पता चल गया कि ये जो है हमारी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हैं जिसमें टेट्रासाइक्लिन का इनएक्टिवेशन हुआ है ड्यू टू इंसर्शन ऑफ आपका फॉरेन डीएनए। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट शो करेंगे यहाँ पे और टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस नहीं शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टेट्रासाइक्लिन का किया था। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, जिसमें हम इंसर्शन करेंगे पहली प्लेट वो नहीं होगी, पहली प्लेट होगी हमारी दूसरी जिसमें इंसर्शन नहीं करते हैं। उससे पता चल जाएगा कि कौन से ट्रांसफॉर्मेंट हैं, कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसमें ना वेक्टर आया है ना रिकॉम्बिनेंट आया है, मतलब उसमें कुछ भी बाहर से नहीं आया है। तो जिसमें भी इंसर्शन एग्जामिनर लिखेगा उसके अलावा जो दूसरा रेजिस्टेंट जीन है PBR322 में, वो पहली प्लेट होती है। सेकेंड टाइम जो हम चेक करते हैं
वो उसको चेक करते हैं जिसमें इंसर्शन हुआ है, जिस रेजिस्टेंट जीन में इंसर्शन हुआ है सेकेंड टाइम में उसको यूज करना है। फर्स्ट टाइम में जिसमें इंसर्शन नहीं हुआ है वो मीडियम में हमको वो एंटीबायोटिक डालनी है। सेकेंड टाइम में जिसका इनएक्टिवेशन हुआ है, जिसमें इंसर्शन हुआ है, वो वाला डालना है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली होगी। और आपको सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम देके पूछ सकते हैं पूरा क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए BAM-H1 या SAL1 कहें तो टेट्रासाइक्लिन में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा, PVU या PST1 कहें तो आपका एम्पिसिलिन में आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया था टेट्रासाइक्लिन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का, इसलिए एम्पिसिलिन की कोटेड फर्स्ट प्लेट ली थी और टेट्रासाइक्लिन उसके बाद में कोट की थी। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे जिसमें फॉरेन डीएनए नहीं होगा, वो ओरिजिनल वेक्टर का जो प्रॉपर्टी होगा वो शो करेगा, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। एम्पिसिलिन में भी वो ग्रो करेंगे और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेंगे। और जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो एम्पिसिलिन में तो ग्रो करेंगे लेकिन टेट्रासाइक्लिन जिसमें आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है उसमें ग्रो नहीं करेंगे। So this was all about PBR322 and its screening based on antibiotic insertional inactivation। ध्यान रखने वाली बात यही है कि जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा उस मीडियम में वो वाले सेल्स ग्रो नहीं करेंगे, रिकॉम्बिनेंट सेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, होप दिस वॉज perfect to clear your all the doubts about this।